अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 14 सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। इसकी किताब खानी हमने लेक्चर नंबर 13 में की है। पेज नंबर 94 और 95 का कुछ पार्ट हमारा रिमेनिंग है, उसको अब हम लेक्चर 14 में स्टार्ट करेंगे। अपनी लेड पेंसिल्स, अपने हाइलाइटर अपने पास रखें। किताब खानी शुरू करते हैं। किताब खानी शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं, जितना आप एक लेक्चर का काम सुनते हैं, देखते हैं एक वीडियो में, वो सारी आपकी बेटा डायरी होती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 में आपने जितनी बुक रीडिंग की वो आप लोगों की डायरी थी, उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी किताब खानी आपने उतनी करनी थी जितने कि आपकी वीडियो के अंदर मौजूद थी। इसी तरह से हम इस लेक्चर में जितनी रीडिंग करेंगे, सबक को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और जितना हम कर लेंगे वो सारा की सारी आपकी डायरी होगी, उतना ऑब्जेक्टिव और किताब खानी आपने मुकम्मल करनी होगी। किताब खानी शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली ख़ान की अहलिया मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान आला तलीम याफ्ता खातून थी। यहाँ पर अब हम पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे, इस तरह से भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म, MCQs में ये सवाल पूछा जाएगा कौन थे, तो नवाबजादा लियाकत अली ख़ान और उनकी अहलिया यानी उनकी बीवी, उनका क्या नाम था, मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान। राना यहाँ पे रे, आइन और नून अलिफ ना है। ठीक है, रे अलिफ रा नून अलिफ ना वाला राना नहीं है, राना आइन के साथ है। लियाकत अली ख़ान आला तलीम याफ्ता खातून थी, यानी बहुत पढ़ी लिखी औरत थी। उन्होंने मुल्क के दूर दराज हिस्सों का सफ़र किया और मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। मुनज़्ज़म करना, इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपने कौन कौन सा मार्क करना है, नवाबजादा लियाकत अली ख़ान, उनकी अहलिया का नाम और उन्होंने मुल्क के किन इलाकों का सफ़र किया, दूर दराज हिस्सों का। ठीक है, और मुस्लिम लीग को डैश करने में अहम किरदार अदा किया, क्या करने में, मुनज़्ज़म करने में। लियाकत अली ख़ान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल सारे को मार्क कर लें। मुस्लिम लीग एक गरीब जमात थी और इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि लियाकत अली ख़ान को सेक्रेटरी मुहैया किया जाए और उसकी तनख्वाह अदा की जाए। राना लियाकत अली ख़ान ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत इस काम के लिए पेश की। यानी नवाबजादा लियाकत अली ख़ान जो थे वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के पहले, और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो उन्हें भी एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी कि जो उनके कामकाज करने के लिए उनकी एक हमायत करने वाला, जो एक उनकी मदद करने वाला, उसकी ज़रूरत थी। लेकिन मुस्लिम लीग अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उस वक्त इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि उनके लिए भी कोई काम काज करने के लिए या उनके भी कोई सलाह मशवरे के लिए कोई सेक्रेटरी रखता जिसको कोई तनख्वाह दी जाती। तो इसके लिए उनकी बीवी राना लियाकत अली ख़ान ने रज़ाकाराना तौर पर, यानी खुद अपनी रज़ा से खिदमत के लिए उन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी, अपनी मर्जी से, बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर पैसों के। यहाँ पर आप गरीब जमात और लियाकत अली ख़ान किसके सेक्रेटरी जनरल थे, मुस्लिम लीग के, इसको मार्क करें और तनख्वाह को मार्क कर लें, रज़ाकाराना और खिदमत। अब नेक्स्ट पेज ओपन करें। फातिमा बेगम मशहूर ज़माना पैसा अखबार के मुदीर महबूब आलम की साहबजादी थी। जी, फातिमा बेगम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने किन किन ख़वातीन का पढ़ा है, पेज नंबर 94 पे हमने पढ़ा था लेडी अब्दुल्ला हरून के बारे में कि वो मुस्लिम लीग ख़वातीन की सदर थी। लेडी अब्दुल्ला हरून, उनके हमने किरदार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ा, पेज नंबर 95 पे। उसके बाद पर्दे की सख्त पाबंदी के बावजूद कौन सी शख्सियत थी, कौन सी खातून थी जिन्होंने बहुत सरगर्म हिस्सा लिया तहरीक पाकिस्तान में, बेगम मोहम्मद अली जौहर ने। उसके बाद हमने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली ख़ान की अहलिया यानी मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया। अब हम फातिमा बेगम के बारे में पढ़ रहे हैं। फातिमा बेगम मशहूर ज़माना पैसा अखबार के मुदीर आलम की महबूब आलम की साहबजादी थी। यहाँ पे आप फातिमा बेगम को ऑब्जेक्टिव के तौर पे मार्क करें, पैसा अखबार को मुदीर
और महबूब आलम। मुदीर को होता है एडिटर जो होता है अखबार का, और साहबजादी थी। आपको किसी भी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि मशहूर ज़माना पैसा अखबार के मुदीर कौन थे, ठीक है, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। या फातिमा बेगम किसकी बेटी थी, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और पैसा अखबार के मुदीर कौन थे, या महबूब आलम ने कौन सा अखबार जो था वो जारी किया हुआ था, पैसा अखबार। तो इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके बन सकते हैं। उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने में सरगर्म हिस्सा लिया। बेदार करना, जगाना, सरगर्म, पुरजोश। किसने हिस्सा लिया? फातिमा बेगम ने, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग खवातीन को आज़ादी के लिए बेदार करने में उन्होंने भी बहुत पुरजोश हिस्सा लिया। फातिमा बेगम ने खातून नामी अखबार भी जारी किया। अब यहाँ पर वो उनके वालिद का अखबार था, पैसा अखबार। खुद उन्होंने कौन सा अखबार जारी किया? खातून नामी। इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क करें। इस अखबार के वसीले से उन्होंने मुस्लिम लीग और कायदे आज़म के पैगाम को अवामुन नास तक पहुँचाया। वसीले से, ज़रिए से, यानी इस अखबार के ज़रिए से अखबार में ऐसी जो तहरीर को देती रही और इस तरह की चीज़ें कि जिनमें मुस्लिम लीग और कायदे आज़म के पैगाम को उन्होंने अवामुन नास यानी लोगों तक पहुँचाया। इसके बाद आगे चलें। बेगम जहां आरा शाहनवाज और गीती आरा बशीर अहमद। यहाँ पर जहां आरा और गीती आरा इन दोनों के नाम हैं। मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा सर मोहम्मद शफी की साहबजादियाँ थीं। दोनों बहनें थीं, जहां आरा और गीती आरा, और किसकी भी बेटियां थीं? सर मोहम्मद शफी की। इस सारे को ऑब्जेक्टिव में मार्क करें। इन दोनों बहनों ने तहरीक आज़ादी में नुमाया खिदमात अंजाम दी। बेगम जहां आरा शाहनवाज ने 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में मुसलमान खवातीन की नुमाइंदगी की। नुमाइंदगी करना यानी उनकी तरफ से पेश होना। तो बेगम जहां आरा शाहनवाज, इसको मार्क करें ऑब्जेक्टिव में। क्या किया उन्होंने? 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में नुमाइंदगी की। किसकी नुमाइंदगी की? मुसलमान खवातीन की। वो पहली मुसलमान खातून थी, मुस्लिम खातून थी, जिन्होंने लंदन के गिल्ड हॉल में खिताब किया। कौन सी पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने लंदन के गिल्ड हॉल में खिताब किया? इस तरह से भी ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। और बेगम जहां आरा ने कहाँ पर जो है खिताब किया था? लंदन के गिल्ड हॉल में। तो इन दोनों चीज़ों को मार्क करें, हाईलाइट करें इनको ऑब्जेक्टिव में। पंजाब से जिन खवातीन ने तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म हिस्सा लिया, सरगर्म हिस्सा, गर्मजोश हिस्सा, पुरजोश हिस्सा या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, उनमें लेडी मुरातब अली, फातिमा बेगम, बेगम इकबाल हुसैन, बेगम सलमा तसद्दुक, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, बेगम वकारुन्निसा नून, बेगम नवाब मोहम्मद इस्माइल और नूरुस्सिबा बेगम के नाम शामिल हैं। ये तमाम खवातीन का पंजाब से ताल्लुक़ था। इन सारों के नाम आप हाईलाइट कर लें। और पंजाब की तरफ से किसी भी का नाम लेकर पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल में से ऐसी खातून का नाम मुंतखब करें जिन्होंने पंजाब की तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इन तमाम के नाम आपने याद कर लेने हैं। अब पंजाब के बाद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत खानम लेडी अब्दुल्ला हारून ने भी खवातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। यानी लेडी अब्दुल्ला हारून जो थी, जो मुस्लिम लीग खवातीन की सदर भी थी, उनका ताल्लुक़ सिंध से था। और वो उनका असल नाम क्या था? नुसरत खानम। ये असल नाम की भी पूछा जा सकता है कि लेडी अब्दुल्ला हारून का असल नाम क्या था और उनका ताल्लुक़ किस सूबे से था? सिंध से। खवातीन की बेदारी में यानी खवातीन को जगाने में उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया। आप तहरीक खिलाफत की ज़बरदस्त हामी थी, हमायती थी, हमायत करने वाली थी उनकी। 1938 में उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मरकज़ी खवातीन कमेटी के लिए नामज़द किया गया। नामज़द करना, तजवीज़ कर लेना, चुन लेना। उन्हें सिंध की सूबाई खवातीन कमेटी का सदर भी मुंतखब किया गया। कराची में वाक़ उनका घर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ था। सिंध से तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली दीगर खवातीन में लेडी सुगरा हिदायतुल्ला, बेगम खैरुन्निसा शोबान और फातिमा शेख के नाम नुमाया हैं। अब ये सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली 4 खवातीन हैं, जिनमें से एक जो है लेडी अब्दुल्ला हारून है। उनके बारे में सारा उनका किरदार है, उनका घर कहाँ पर वाक़ है, ठीक है, और उन्हें सूबाई खवातीन कमेटी का भी सदर मुंतखब किया गया। इसको भी ऑब्जेक्टिव में मार्क करें। और उनका घर कहाँ पे है? कराची में। और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली बाकी 3 खवातीन कौन कौन सी हैं? लेडी सुगरा हिदायतुल्ला, बेगम खैरुन्निसा और फातिमा शेख।
ان تینوں کے نام بھی آپ سندھ کی خواتین میں یاد کریں گے۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات سر انجام دیں وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ مسلمان خواتین نے جس جوش و جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کرنا، قائم کرنا، لکھ دینا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ اب اس والے پیراگراف میں بھی سارا آبجیکٹیو مارک کریں۔ مسلمان خواتین جو تھیں، مسلم خواتین، ان کی خدمات کو کن حروف میں لکھا جانا چاہیے؟ سنہرے حروف میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کوششوں کی بدولت کیا ہوا؟ عام آدمی کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ اور عروج کے زمانے میں، تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں کس لڑکی نے، کیا نام تھا لڑکی کا؟ سغرا بی بی۔ اور کہاں پر انہوں نے کس کے گیٹ پر چڑھی؟ سیکریٹریٹ کے گیٹ پر، اور کیا کیا؟ مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ پیج نمبر 97۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، حسن آرا، حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، یعنی یہ بے ہوش کر دینے والی گیس جو تھی، لاٹھیاں برسانا، یعنی ان پر ہتھیاروں کے ساتھ، چھڑیوں یا جو ہے وہ لاٹھیوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر تشدد کرنا، مارنا، مار پیٹ کرنا، اور بے ہوشی کے لیے آنسو گیس، ایک گیس ہوتی ہے بے ہوش کرنے والی، وہ پھینک دینا جس سے سانس بند ہونے کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں پابند سلاسل کیا گیا، یعنی سلاخوں کے پیچھے ان کو قید کیا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ جذبہ آزادی، آزادی کا جذبہ۔ پشاور میں مسلم خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں۔ اب پیچھے جو ہم نے پڑھی سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں کس کس نے جو ہے کردار ادا کیا؟ خواتین کے نام، اور ان پر کیا کیا تشدد کیا گیا؟ لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس پھینکی گئی، اور انہیں پابند سلاسل کیا۔ اور ریلوے پل پر کہاں کی مسلمان خواتین احتجاج کر رہی تھیں؟ پشاور کی۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں، مگر ان کے جذبوں میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں۔ انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا۔ آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ نئی جان ڈال دینا یعنی ایک نیا جذبہ پیدا کر دینا اور نئی تحریک دینا۔ تاہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سرفروش خواتین، جان باز، فراموش کرنا، بھلا دینا۔ آخری جو پیراگراف ہے اس میں بھی آبجیکٹیو ہے، اس کو بھی مارک کریں کہ تحریک کے دوران مسلم خواتین کیا جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئی تھیں؟ فنڈ جمع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کام کیے؟ جلسے کیے، جلوس نکالے اور احتجاج کیے، اور غرض آزادی کی تحریک میں ڈیش ڈال دی، نئی جان، ٹھیک ہے۔ اور سرفروش خواتین، یہاں سرفروش کا لفظ بھی آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے۔ ہم ان ڈیش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، سرفروش خواتین کو۔ دو طرح سے چیپٹر میں سے آبجیکٹیو آپ سے پوچھا جاتا ہے، ایک ایم سی کیوز میں اور ایک خالی جگہ پور میں، تو آپ نے دونوں طریقوں سے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آداب معاشرت کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں سے بھی ہم نے سیکھا تھا کہ معاشرے میں رہنے کے طور طریقے جو ہیں ان پر ہم نے کس طرح سے عمل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں بھی اس کو لے کر آنا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے خواتین کا کردار جب پڑھا ہے تحریک آزادی میں، تو تحریک آزادی تو اب نہیں ہے نا، اب تو پاکستان بن چکا ہے، تو پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی جو ہم آگے مزید اس کو آگے بڑھانے میں، دنیا میں اس کو ترقی دینے میں، ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے میں ہم خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو بچیاں اس کو پڑھ رہی ہیں وہ ضرور اس میں سوچیں کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ سبق کا مقصد بچوں صرف اس کو پڑھ لینا نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
تو ہم نے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کو پڑھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہی آپ کی ڈائری ہے.